Hello guys, welcome back to the video. In today's video we're going to talk about undervalued stock to buy for 2025. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे नए नए कंटेंट के लिए मैं स्टॉक एनालाइज करता हूँ, स्टॉक के बारे में बताता हूँ कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, कौन से स्टॉक्स मतलब अच्छे चलेंगे, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा ये नहीं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स टू बाई फॉर 2025। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा एशियन पेंट के बारे में। तो गाइस अगर हम एशियन पेंट का चार्ट देखेंगे तो समवेयर एशियन पेंट 3400 प्लस इसका हाई लग चुका है, लेकिन ये अपने हाई से कहीं ना कहीं 30 से 32% डाउन है। अभी 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी खासी वैल्यूएशन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 30 से 32% क्यों गिर गया। तो पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अगर प्रॉब्लम खाली इसमें इकोनॉमिकल रीजंस लग रहे हैं मेरे को, पहली बात तो ये 200 डीएमए से नीचे। 200 डीएमए क्या होता है गाइस, ये स्क्रीनर में जाके आप 200 डीएमए सर्च कर सकते हो, जहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये आपको 200 डीएमए है की लाइन है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है 200 डीएमए से। कोई भी स्टॉक जब 200 डीएमए से नीचे ट्रेड करता है ना, इसका मतलब होता है कि वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज में से काफ़ी लो, मतलब वो अभी ट्रेड कर रहा है। उससे हमें पता चलता है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे लाइन है और ये इसकी लाइन यहाँ पे है, तो ये कहीं यहाँ कहीं ये ट्रेड कर रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये काफ़ी मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और दूसरा रीज़न अगर आप देखोगे तो रीज़न इसमें ये रीज़न है कि ओपस हो गया, जो बिरला का ये कंपनी है जो पेंट सेक्टर में आ रही है, तो जिससे क्या कंपटीशन बढ़ गया। अब क्या होता है ना गाइस, कभी भी किसी भी सेक्टर में जब कंपटीशन बढ़ता है ना, ये काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स में आपको समझाना चाह रहा हूँ। काफ़ी जब कंपटीशन बढ़ता है ना, तो गाइस क्या होता है कि जैसे एशियन पेंट होगी जो जो सबसे मतलब एक नंबर 1 स्टॉक कंपनी रहती है, तो इस सेक्टर में पेंट सेक्टर में एशियन पेंट सबसे नंबर 1 कंपनी है। तो ये क्या करती है कि इसके पास ना प्राइसिंग पावर होता है। इसको ना आप मार्क कर लेना गाइस, प्राइसिंग पावर ना हर एक कंपनी के पास नहीं होती है। जो कंपनी नंबर 1 होती है ना, उसके पास ही प्राइसिंग पावर होता है। तो ये क्या करता है कि प्राइस कट कर देता है, किसी का भी मतलब प्राइस कट कर देगा, कुछ भी कर देगा सेल्स वगैरह बढ़ाने के लिए। तो ये सब मतलब जो नंबर 1 कंपनी होती है जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा होती है, उनके पास ही ये पावर होता है प्राइस कट करने के लिए। तो जिससे क्या होगा कि ये जो डिपेंड करता है सब एशियन पेंट पे कि कितना वो प्राइस कम करे कितना नहीं करे। इसमें ना गाइस हम और भी फैक्टर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्या डिमांड है, जो एशियन पेंट का क्या वो कम हुआ है? मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, क्योंकि एशियन पेंट है जो इतने टाइम से सर्वाइव कर रही है, इतने साल से वो सर्वाइव भी कर रही है, और उसमें स्ट्रॉन्ग कमांड है भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी है इतनी सारी, इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ होगा। अब हम देखते हैं इसी चीज़ का हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर प्रॉफिट और एंड लॉस में देखेंगे अगर हम, तो क्या इसका सेल्स कम हुआ है? सेल्स आप देख सकते हो 29, 34, 35। थोड़ा सा मतलब ये है कि ग्रोथ थोड़ा रुक सा गया है, ग्रोथ जरूर थोड़ा रुक सा गया है। इंडस्ट्री भी अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज है, मार्केट है, ये सब भी मतलब काफ़ी रुके हुए से, कंजम्पशन थोड़ा मतलब कम हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर बजट के बाद आप देखोगे तो इनका कंजम्पशन, कंपनी का कंजम्पशन बढ़िया हो रहा है। अगर आप देखोगे रिजल्ट भी होगा, जो मतलब अभी लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था उनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर 1 का अभी। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बजट के बाद कंजम्पशन में थोड़ा पुश मिला ही है कहीं ना कहीं, जब टैक्स को थोड़ा कम किया गया ऐसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो ऑल टाइम हाई है, सेल्स भी ऑल टाइम हाई है। थोड़ा सा सेल्स में थोड़ा सा रुकावट आई है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे 34 से 35 ही गया है। तो मतलब 30 मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ अच्छा सेल्स है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत रुकावट है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं इनका अच्छा खासा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सही है, ऑल टाइम हाई है, नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है। तो कहीं ना इसका कोई डिमांड सेक्टर ऐसा है नहीं कि डिमांड कम हो रहा है एशियन पेंट का। अभी सारे सेक्टर्स में ये चीज़ें चल रही है, तो जिस वजह से थोड़ा मतलब डिमांड वगैरह ये सब कम हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वापस आके पूरा मार्केट ही ले लेगा एशियन पेंट का, ऐसा ले लेगा। ये सब एक बार का थोड़ा स्ट्रेस है जो कंपनीज थोड़ी झेलेगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये अच्छा रिवार्ड देगा अगर हम अभी के टाइम में इसको होल्ड करके रखें और 1-2 साल का ड्यूरेशन रखें। और अभी कुछ महीने में दिवाली भी आने वाली है, दिवाली में एशियन पेंट का ऐसे भी मतलब एशियन पेंट हो गया, जो पेंट सेक्टर हो गया, उनका ऐसे भी डिमांड ज़्यादा होता है, तो सेल्स वगैरह सब अच्छा रहता ही है उसमें। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा स्टॉक है अभी बाई करने के लिए हमें, और काफ़ी अंडर वैल्यूड भी मिल रहा है हमें, 30-32% डाउन मिल रहा है एशियन पेंट जैसी कंपनी। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ऐड करना बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। सेकेंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम, मोतीलाल ओसवाल। तो गैस ये मोतीलाल ओसवाल अगर हम देखेंगे 3 साल का टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं 41 से 42% डाउन है। इसका ऑल टाइम हाई है 1000 प्लस समथिंग, और अभी ये इतना डाउन है। रीज़न क्या है? अगर आप रीज़न देखोगे, पीई करेक्शन,
अगर आपको पी वगैरह नहीं आता तो गैस मेरी वीडियोस देख सकते हो, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा ऊपर। यहाँ पे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में मैं अभी मार्केट कैप, इंटरप्राइज वैल्यू के बारे में समझा चुका हूँ, इकोनॉमी थोड़ी बहुत मैंने उसमें समझाई है, और भी काफ़ी चीज़ें मैंने समझाई है, तो आप मेरे वो वीडियोज़ देख सकते हो। और आप देखो पी करेक्शन क्या होता है। पी करेक्शन ये होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना पी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लेती है, पी मतलब अगर कोई 1 रुपये का शेयर है और इसे मार्केट मान लो 20 रुपये में लेने के लिए रेडी है, तो इसका पी कहीं ना कहीं 20 गुना हो जाएगा, मतलब 1 रुपये चीज़ का 20 गुना प्राइस हो गया, तो इसको पी रेशियो बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी कंपनी की पी काफ़ी ज़्यादा चली जाती है तो पी करेक्शन थोड़ा बहुत उसमें वैलिड है कि वो होगा थोड़े टाइम में। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का केस में हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मतलब 1100 के पार चला गया था ये स्टॉक, और ये अभी 41 से 42% फॉल है। तो क्या इसका मतलब कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा पी करेक्शन के लिए है। ये मोतीलाल ओसवाल अगर आप सब जानते होंगे, रामदेव अग्रवाल की कंपनी है, काफ़ी अच्छी, मतलब ये स्टॉक्स वगैरह ये मतलब एएमसी में काम करती है, म्यूचुअल फंड ये सब, एसेट मैनेजमेंट में ये सब, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो यही रीज़न था इसका फॉल के लिए। और एक और रीज़न था जो ये न्यूज़ बेस्ड रीज़न था कि कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स ये बाई कर रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स वालों ने इनको कुछ पैसा दिया है बाई करने के लिए, ये सब। तो ये सब कोई वैलिड रीज़न था नहीं गाइस, तो ये इसके वजह से इतना ज़्यादा ड्रॉप आ गया था इस स्टॉक में। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसको जरूर बाई कर सकते हो। अब रीज़न क्या है बाई करने के लिए? पहला रीज़न अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर आप देखोगे इंडिया और फाइनेंस की स्टोरी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैलिडेशन है इन स्टोरीज में, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, आप इसको बाई कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ देखोगे आप इसकी, तो आपको देखना इसकी सेल्स की बात करोगे तो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है, सीधा आप देख सकते हो 4,4178 से सीधा 7,069, तो ये ऑल टाइम हाई है। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो ये तो ऑल टाइम हाई है 69% का, यहाँ पे -319, ये ऑल टाइम हाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है, ये भी ऑल टाइम हाई है। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम है, सब कुछ हाई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है इसमें, 10 साल में अगर आप देखो तो 42। अगर आप सही से कंपाउंडेड ग्रोथ भी देखना ना गए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अगर आप कंपाउंडेड ग्रोथ इसका देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि 30% से ग्रो हो रही है ये कंपनी। स्टॉक भी 30% से प्लस से, मतलब काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, और इतने कम वैल्यूएशन में मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा है, जो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तीसरे सेक्टर के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट बैंक के बारे में। अगर आप प्राइवेट बैंक के बारे में बात करोगे, अगर आप प्राइवेट बैंक के बारे में बात करोगे तो HDFC बैंक का चार्ट हम एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, ये एक पीरियड था जहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब कि इस रेंज में मूव कर रहा था, और ये आप देख सकते हो ये अभी हो गया ब्रेकआउट। ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट दिया है, इतने मतलब ये कम से कम 3-4 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा था। आप देख सकते हो 2019 से लेके 2025 तक अभी इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। तो ये 4 ईयर ब्रेकआउट है, तो मेरे को लगता है ये अच्छा खासा ब्रेकआउट आगे भी देगा। अगर आप यहाँ से अगर स्विंग भी देखना चाहते हो इसमें, तो 10 से 15% का स्विंग अच्छे से देख सकते हो। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं HDFC बैंक यहाँ से 2000 प्लस भी हमें दिख सकता है HDFC बैंक। मेरे खाली ये एनालिसिस है, एजुकेशन वीडियो है, प्लीज़ इसे एजुकेशन के लिए ही आप लीजिएगा इस वीडियोज़ को। तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, और आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में देख सकते हो। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई HDFC बैंक नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है, तो आप प्राइवेट बैंक ETFs में शिफ्ट कर सकते हो, ETFs में आप बाई कर सकते हो। ये मेरे को लगता है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड रहा हुआ है, 3-4 सालों से सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड रहा हुआ है प्राइवेट बैंक्स। और मेरे को फाइनेंस स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है जब आप देखोगे अपने इंडिया में, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक ETFs आप जरूर से बाई कर सकते हो। अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, इस सेक्टर में आप जाके आप अच्छा खासा मतलब स्विंग कर सकते हो, कुछ भी अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो इससे। तो मेरे को लगता है प्राइवेट बैंक्स काफ़ी अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो अभी आपको मिल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मतलब ये HDFC ने चला नहीं है, और अगर ये चलेगा तो मेरे को लग रहा है अच्छा खासा चलेगा। ये 10-15-20-25 ऐसा रिटर्न दे सकता है ये। और आपने देखा भी होगा इस साल इसने कम से कम 20% प्लस रिटर्न दे ही दिया है, और HDFC बैंक अच्छा खासा चलेगा अभी भी, क्योंकि 4 साल का ब्रेकआउट है, तो मेरे को लग रहा है अच्छा खासा चलेगा ये। और अगर हम बात करेंगे HUL के बारे में, HUL की, और जो मैंने सबसे पहला स्टॉक आपको एशियन पेंट की बताया था, वो हम दोनों देखेंगे 200 EMA के लिए। HUL में मैंने काफ़ी बार स्विंग कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको ये अच्छे से समझा सकता हूँ। तो गाइस हम HUL के बारे में बात करते हैं। HUL का चार्ट है, स्क्रीनर से मैंने ले रखा है ये। अगर आप 200 EMA में मैं इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं हम, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में, तो 200 EMA काफ़ी अच्छा हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा क्या नहीं, मतलब आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 200 EMA अगर आप इस लाइन से देख सकते हो, ये 200 EMA के आसपास आता है ये स्टॉक, फिर ये अच्छा खासा मूव करता है, फिर वापस ये 200 EMA के आसपास आ जाता है, फिर अच्छा खासा मूव करता है, फिर वापस 200 EMA के आसपास आ जाता है, मतलब उससे नीचे ट्रेड करते हैं उसके आसपास। ये आप हर जगह चेक कर सकते हो, ये आप हर जगह चेक कर सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी अभी हो रही है।
ये अभी 200 EMA के आसपास है, नीचे ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये अभी अच्छा खासा जा सकता है ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा, लेकिन ये जो चार्ट बता रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और अगर आप इसकी स्टोरी देखोगे, बजट स्टोरी में भी कंजप्शन पुश हुआ है, और FMCG का होता है पूरा कंजप्शन मतलब ये स्टॉक्स टाइप का है, ये सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंजप्शन स्टोरी अब से आपको काफ़ी अच्छी दिखने वाली है इंडिया में, क्योंकि बजट के बाद काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत कंजप्शन पुश हो रहा है, लिक्विडिटी भी पुश हो रही है रेपो रेट की वजह से, ये सब की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है। और सेम रेस प्राइवेट बैंक में भी रेपो रेट कम से कम अगर आप देखोगे तो पहले 25 BPS डाउन हुआ, फिर वापस 25 BPS डाउन हुआ, और अभी भी सुनने में आ रहा है कि और भी डाउन हो सकता है, लग रहा है इस सिनेरियो से। तो कहीं ना कहीं अब देखना गाइस, अगर आप रेपो रेट कहीं ना कहीं कम होता है ना, रेपो रेट इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। अगर रेपो रेट कम हो रहा है मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी, अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मार्केट में कंजम्पशन सेक्टर अच्छे परफॉर्म करेंगे, जिस वजह से HUL हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये सब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हो TVS मोटर्स के बारे में। अगर TVS मोटर की मैं स्टोरी बताऊं तो सेम लिक्विडिटी वाली स्टोरी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी वाली स्टोरी होगी। और ये TVS आता है टू व्हीलर स्टॉक्स में, टू व्हीलर कंपनीज में। तो TVS अगर आप देखोगे तो ये टू व्हीलर्स जितने भी स्टॉक्स, ये मतलब स्टॉक्स बोल रहा हूँ मैं, टू व्हीलर्स जितने भी मतलब ये गाड़ी वगैरह है, बाइक वगैरह है, स्कूटी वगैरह है, मेरे को लग रहा है कि इनमें कंजप्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फोर व्हीलर। अगर आप फोर व्हीलर की स्टोरी देखोगे तो मेरे को नहीं लग रहा कि फोर व्हीलर में इतना ज़्यादा कंजप्शन होने वाला है जितना कि टू व्हीलर में होने वाला है। टू व्हीलर काफ़ी मतलब आप देख लो, लोन रेपो रेट ये सब कम हो रहा है, जिससे मतलब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं टू व्हीलर में काफ़ी लोग शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टू व्हीलर अच्छा परफॉर्म करेगा इन कंपेरिजन टू फोर व्हीलर। तो मेरे को लग रहा है TVS हो गया, हीरो हो गया, ये जो स्टॉक्स है ये मेरे को लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप देखोगे हीरो की कहानी भी सेम, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी इन ऑटो सेक्टर में बात की हुई है, अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। अब मैं वैसे इन सब की आपको समरी देता हूँ। अगर आप समरी देखोगे, समरी में सबसे पहला स्टॉक था एशियन पेंट, दूसरा था HUL, तीसरा हो गया TVS। तो ये गाइस हो गया ये कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर पे, मतलब कि अगर लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी होगी तो ये सब सेक्टर अच्छे परफॉर्म करेंगे। और ये आप देख सकते हो कहीं ना कहीं अभी और आप ये देख सकते हो कहीं ना कहीं भी मार्केट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि रेपो रेट कट हुआ है, अपना ये जो टैक्स है इवेड हुआ है, मतलब थोड़ा कम हुआ है ये टैक्स भी। तो काफ़ी चीज़ें ना, इन ये सब चीज़ें लिक्विडिटी की तरफ थोड़ा बहुत पुश करते हैं। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन में, डेली कंजम्पशन में ये तीन सेक्टर मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। फिर आगे अपना मोतीलाल ओसवाल इज अ फाइनेंस सेक्टर। मेरे को लगता है फाइनेंस में इंडियन में अभी मतलब स्टार्ट हुआ है ग्रोथ होना, तो मेरे को लगता है मोतीलाल ओसवाल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। तो गाइस ये थे स्टॉक्स। और एक और स्टॉक है गाइस जिसके बारे में मैंने ऊपर आपको समझाई दिया अच्छे से, प्राइवेट बैंक। और मैं उसके बारे में आपको अलग से बताना चाहता हूँ प्राइवेट बैंक के बारे में। प्राइवेट बैंक गाइस काफ़ी मतलब सेम चीज लिक्विडिटी वाली स्टोरी है, और प्राइवेट बैंक इतने टाइम से मतलब अंडर वैल्यूड रहा हुआ है, तो मेरे को लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अब लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा सिल्वर के बारे में। अगर आप सिल्वर को देखोगे तो इसकी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि 1 ounce ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाई 1 ounce ऑफ सिल्वर। अगर ये लेस देन 100 हो गया तो ये ओवर वैल्यूड होता है स्टॉक, मतलब सिल्वर। अगर मोर देन 100 हो गया तो ये अंडर वैल्यूड होता है। तो कहीं ना कहीं आप निकालोगे आप अगर इस चीज़ को, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू देख सकते हो गोल्ड की और सिल्वर की। तो अगर आप इसको देखोगे, गोल्ड की वैल्यू होगी 3393.67 डिवाइडेड बाई 32.85, तो ये समथिंग आएगा 104 to 105 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये मोर देन 100 है तो ये अंडर वैल्यूड है, अगर लेस देन 100 है तो ये ओवर वैल्यूड है। तो ये अभी मोर देन 100 है तो ये स्टॉक ये मतलब कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। तो ये अच्छा चांस है जहाँ पे हमें सिल्वर बाई करनी चाहिए। तो मेरे को लगता है सिल्वर भी हमें थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। सिल्वर बाई करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो आप हार्ड सिल्वर बाई करो, मेरे ख्याल से हार्ड सिल्वर अच्छा रहेगा गैस। और दूसरा ऑप्शन हो गया इसके जो आप ETFs हो गए, ETFs बाई कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है जहाँ पे आप इसको भी बाई ऐड ऑन कर सकते हो अपने स्टॉक्स में। तो अगर हम वापस से देखोगे तो यही थे गाइस, एशियन पेंट हो गया, HUL हो गया, TVS हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, और ये हो गया अपना सिल्वर। तो अगर मेरे को आज पोर्टफोलियो बनाना हो तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से होगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी कुछ बताया हुआ है, स्टॉक्स सिमिलर स्टॉक्स है, ये सेम बिल्कुल स्टॉक्स है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर दिया आपको। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनिशियल डेज है गाइस, थोड़ा मतलब क्वालिटी आप कंप्रोमाइज़ होगा, लेकिन आई होप कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे थोड़े बहुत व्यूज़ आएंगे, मेरी क्वालिटी भी अच्छा होगा वीडियोज़ का। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो। थैंक यू गाइस।